तो बेटा जैसा आप जानते हो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि थियरी है ना, प्रोबेबिलिटी की थियरी पूरी की पूरी पढ़ी थी और लगभग वो 1 घंटे का लेक्चर है और जिसमें मैंने लगभग 50 से 55 मिनट है ना मैक्सिमम टाइम मैंने एक थियरी पे बात की और सिर्फ 2 क्वेश्चंस हमने वहां पर स्टार्ट कर दिए थे। आज हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन से बेस्ड ऑन कॉइन है ना, किस पर सर, कॉइन पर ही काम कर रहे थे, हमने स्टार्ट यहीं से किया था। अभी भी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम कॉइन से रिलेटेड ही लेंगे। देखिए पढ़े, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक कॉइन को 2 बार उछाला गया। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। बेटा देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मुझे काउंट करना है कि हेड कितनी बार आएगा। बात समझना, देखिए ध्यान से, पहले मैं अगर इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं, हालांकि मुझे सैंपल स्पेस की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं सैंपल स्पेस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 बार अगर मैं सिक्के को उछालता हूं तो ये हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, एक पर हेड आ जाए टेल आ जाए, या टेल आ जाए हेड आ जाए, या दोनों पर क्या आ जाए सर, टेल आ जाए, ये हो सकता है। दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मेरे को इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नंबर निकालना है, मतलब कि कितनी बार हेड आ सकता है। तो आप देखो ध्यान से देखना, मैं ये कह सकता हूं हेड या टेल में, है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करूं, मैंने कहा 2 बार सिक्का उछाला, आप बताओ कितनी बार हेड आएगा। तो एक बच्चा होगा कहेगा हो सकता है सर हेड एक भी बार ना आए, तो क्या आएगा, 2 बार, दोनों बार टेल आएगा। बात समझे, मैं हूं और मैंने सिक्के को उछाला तो क्या देखा, हेड तो नहीं आया सर, फिर उठाया फिर उछाला, हेड अभी भी नहीं आया, तो आया क्या है, दोनों टेल आए हैं। क्लियर है, तो हेड तो एक बार भी नहीं आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब मैं ये देख रहा हूं हेड आ क्या कह सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सेम वे ऐसा भी तो हो सकता है सर हेड एक बार आ जाए, तो एक बार कौन आएगा, टेल आएगा। फिर से मैंने सिक्का उछाला पहली बार, पता लगा सर हेड आया, फिर मैंने उसको पिक किया, टेल आया, ये हो सकता है ना, हाँ। या फिर सर ऐसा हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, लेकिन हेड एक बार तो आ गया ना, आ गया। क्लियर है, या ऐसा भी हो सकता है सर मेरी किस्मत ही बहुत बढ़िया थी, दोनों बार ही हेड आया, पहली बार उछाला तो भी हेड, दूसरी बार उछाला तो भी हेड। तो हेड के आने के जो चांसेस है ना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो 0 1 2 ये होंगे। क्लियर है बात, तो देखिए बात समझना फिर से, अगर मैं इससे बात करता हूं तो हेड एक भी ना आए तो कौन आए, दोनों टेल आए, मतलब यहां पर हेड क्या है, 0 है। हेड एक भी बार नहीं आया, यहां पर दोनों कौन आए हैं, टेल आया, चेक करो दोनों टेल। हेड एक बार आ जाए टेल एक बार आ जाए, तो सर यही तो वो बात है, हेड आ जाए एक बार और टेल भी, हाँ हेड और टेल दोनों एक बार आ जाए, आप ऐसे समझिए। क्लियर है बात, इसका मतलब क्या है, हेड कितनी बार आ जाए सर, 2 बार, हेड कितनी बार आ जाए सर, 2 बार। समझ आ रही है आपको बात। तो हम इन क्वेश्चंस को जो है ना करने का तरीके की बात करते हैं। चलो मैं इसको रहने देता हूं, अभी इसको रब नहीं करता। देखिए आप क्या करेंगे, जो भी मुझे जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, आप उसको लेट करेंगे एक्स, लेट एक्स कौन है सर, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, मैंने क्या कहा, x कौन है, नंबर ऑफ हेड्स, मतलब x और h एक ही बात है यहां पर, है ना। x क्या है सर, यहां पर रैंडम वेरिएबल है ना, मुझे ये तो पता है क्या क्या आएगा, लेकिन अपकमिंग इवेंट नहीं पता क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी अगर x 0 हो, अगर x 0 हो, x कौन है सर, x है नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स एक भी बार ना आए तो आएगा कौन सर, केसेस लिखना चाहूं तो दोनों टेल आएंगे, क्योंकि सिक्का तो 2 बार उछालना है ना, तो हेड एक भी बार नहीं आया। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हेड एक बार आ जाए, तो सर अगर मैं इसको केसेस से लिखना चाहूं तो हो सकता है पहले पर हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, या फिर और लगाएंगे, और पहले टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। देख लो एक एक, है ना। x1, x का मतलब हेड एक बार आया हो तो हेड ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अब की बार मैं दोबारा लिख रहा हूं x = 2, x कौन है, हेड कितनी बार आ जाए इस बार, 2 बार, 2 बार का मतलब दोनों क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो यही तो केस होगा। यहां पर h लिख लो और जिसको मैं x बोल रहा हूं आप x लिख लो। एक्स में इसलिए बोल रहा हूं, कभी टेल पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, तो आप याद रखिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, हम जो भी पूछ रहा है, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को कह रहा है, हम हमेशा उसको एक्स लेके चलेंगे, रैंडम वेरिएबल लेट कर लेंगे। क्लियर है बात। तो अब आप ध्यान से समझना फिर से,
देखो टेल आने की, टेल मतलब हेड एक भी बार ना आए, हेड एक भी बार ना आए तो कौन आए, टेल आए। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 4 है ना, बिकॉज इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहां पर क्लासिकल थ्योरी काम कर रही है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। लेकिन सर मैं तो एक्सियोमेटिक भी लगा सकता हूं, क्या मैं इनको अलग अलग करके, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, अगर मैं एक टेल लिख दूं तो क्यों, उसने कहा है जो भी सिक्के को टॉस करेगा वो 2 बार करेगा, तो एक बार सिक्का टॉस हुआ ना, एक बार और करना है, तो बीच में एंड लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो आंसर आएगा 1/4। क्लियर है बात। अब फिर से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अभी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो टेल आएगा 1/2। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन एक केस और भी बन सकता है, पहले टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, तो प्लस लगा के 1/2 इंटू 1/2 मीनिंग 2/4 मीनिंग फर्दर 1/2। क्लियर हो रही है कुछ बात आपको। तीसरे पर आते हैं हेड, तो यहां क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 मीनिंग 1/4। और सर ये बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो मैं इनको डायरेक्ट सैंपल स्पेस से भी सोच सकता हूं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक इवेंट डिवाइड बाय द टोटल, फेवरेबल अपॉन में टोटल। यहां पर क्या था, एक हेड आ जाए, तो एक हेड यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो फेवरेबल ये दोनों होंगे, डिवाइड बाय द टोटल। टोटल कितनी है, 4, 2/4, अगेन गिव यू 1/2। क्लियर है बात। एक चीज का और आपने याद रखना है, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसकी एक टेबल बना के जरूर आनी है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर, कि हमारे को ये बताना है कि अगर, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर सभी के सभी इवेंट्स, जितने भी सैंपल स्पेस में इवेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ना, तो इन सबको अगर मैं इनका सबका मैं यूनियन ले लूं, है ना, इन सबको मैं अगर जोड़ दूं, तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो हम ये भी चेक करके दिखाएंगे कि अगर मैं इन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने सब तरह की प्रोबेबिलिटी ले ली हेड की, अगर मैं 2 बार सिक्के को टॉस करता हूं तो मैंने सभी प्रोबेबिलिटी ले ली है। देखो कैसे, 2 टेल ये रहा, हेड टेल टेल हेड ये रहा, हेड हेड ये रहा। बात समझने की कोशिश करें, मैंने सारे इवेंट्स को ले लिया, सारे आउटकम्स को ले लिया है ना। अगर मैंने सारे आउटकम को ले लिया तो जो मेरा सम आना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी का, वो 1 आना चाहिए, बिकॉज आई हैव टेकन ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। इवेंट क्या है, 2 कॉइन्स टॉस्ड। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर x लिख देता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देखो x क्या है सर, x जब मेरे पास 0 है, मतलब x कौन है, हेड। x को आप यहां लिख दें चाहे, हु इज x, x इज हेड, ठीक है। x 0, 1 या फिर 2। 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, x अगर मेरा 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0 आ रही है सर 1/4, ठीक है। और जब x मेरा 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 1/2। 1/2 को मैं 1 मिनट के लिए 2/4 लिख रहा हूं, 1/2 लिखूं या 2/4 लिखूं, बात एक ही है। x अगर 2 है तब मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4। और देखिए समेशन देखिए इनका, बिकॉज सिग्मा p x है ना इक्वल टू क्या है, 1, तो हेंस दिस इज द राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्लियर है बात आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, इस बार कॉइन उछाला है 3 बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब की बार मैं सैंपल स्पेस नहीं लिख रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है सैंपल स्पेस लिखने की, जब मुझे प्रोबेबिलिटी, आप ये समझ के चले मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का, तो मैं लेट करूंगा, फिर से लेट एक्स क्या है मेरे, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हेड्स, तो मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है बेटा, इस बात का मतलब है हेड एक भी बार ना आया हो। बात समझे, मैं दोबारा यहां पर बना के दिखाता हूं, हेड या टेल। आपको मैंने कहा जो भी बंदा सिक्का लेगा ना वो 3 बार उछालेगा या 3 सिक्के इकट्ठे उछालेगा। कहने में दोनों में फर्क है, लेकिन मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में प्रैक्टिकली उस पर कोई फर्क नहीं आता, आंसर सेम आता है। तो मैं एक एक करके उछाल लेता हूं। एक सिक्का उछाला, हेड नहीं आया, है ना। क्या लाना है मुझे, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, हेड्स का। तो ऐसा हो सकता है ना, केस हो सकता है कि 3 बार उछाला सर एक एक करके और एक भी बार हेड नहीं आया, तो एक्स कौन है, नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर एक बार हेड आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर 2 बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 4 बार हेड हो जाएगा। सर 4 बार हेड कैसे आएगा, क्योंकि सिक्का ही 3 बार उछालना है।
भाई नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम, एक्स कौन है, नंबर ऑफ हेड मैक्सिमम 3 ही तो आ सकते हैं बेटा, सिक्का ही 3 बार उछालना है। मैंने आपको टर्न दी तो मैंने कहा भाई 3 से ज्यादा बार भी नहीं और कम बार भी नहीं, एग्जैक्ट 3 टाइम्स यू हैव टू टॉस द कॉइन, एग्जैक्ट 3 टाइम्स। तो x0 का मतलब है एक भी बार हेड ना आए, x1 का मतलब है एक बार हेड आ जाए, x2 का मतलब है 2 बार हेड आ जाए, x3 का मतलब है 3 बार हेड आ जाए, है ना। तो अब देखना, अगर हेड ना आए तो कौन आए, नॉट हेड या टेल, है ना। टेल भी लिख सकते हो सर, तीन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, पहली बार उछाला टेल आया, अभी उसकी टर्न खत्म नहीं हुई, फिर दूसरी बार भी उछालना है उसी को, फिर टेल आया, अभी भी टर्न खत्म नहीं हुई, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 3 बार तो उछालना ही है सिक्का, तो एक बार और उछाला टेल आया। समझ आई कुछ बात, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है नंबर ऑफ हेड एक आया, हेड एक बार आया है, अगर हेड एक बार आया है तो अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना, 2 बार क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन एक बच्चा और आया, उसने कहा सर ये भी तो केस बन सकता है और करके, पहले आ जाए टेल, फिर आ जाए हेड, फिर आ जाए टेल, है ना। फिर एक और बच्चा आया, उसने कहा सर ये भी तो केस बन सकता है, टेल टेल हेड। चेक करो ध्यान से, क्लियर है बात। अच्छा, x इक्वल टू 2, अब की बार x कौन है, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कितने आए सर, 2 आए हैं, 2 अगर हेड आए हैं तो हेड हेड टेल, है ना। सर हेड हेड 2 ही तो आए हैं, आप टेल क्यों ले रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 3 बार तो सिक्का उछालना है, 2 हेड आने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि सिक्का तो 3 ही बार उछलेगा तो तीसरी बार टेल आएगा। या एक स्टूडेंट्स ने और उछाला तो उसका पता लगा उसका इस ऑर्डर में आया, और एक ने उछाला तो उसका पता लगा उसका इस ऑर्डर में आ रहा है। क्लियर हो रही है कुछ बात। सेम वे इस बार एक बच्चे ने उछाला और सर उसका तीनों हेड आ गए, तो इसके क्या ऑर्डर बनेंगे सर, ये तो सारे के सारे सेम है तो इनके ऑर्डर बनते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो अब मेरी बात सुनिएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, टोटल हो गया। सेम वे हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, है ना। और का मतलब है प्लस हाफ, फिर से हाफ, और फिर प्लस हाफ और फिर से हाफ, तो कितना हो गया 1/8 विच इज इक्वल टू 3/8, है ना। आगे चलते हैं, यहां पर h आने की हाफ, फिर हाफ, फिर प्लस लगाएंगे हाफ इंटू में हाफ, फिर प्लस लगाएंगे हाफ इंटू हाफ, तो ये कितना आएगा सर 3/8 आएगा। कुछ समझ आ रही है आपको। अब सर 1/2 इनका कितना होगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है बात। अब सर एक काम और करें, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल स्पेस के सारे आउटकम कंसीडर कर रहा है, तभी तो इनका सिग्मा पी मतलब समेशन ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, यानी कि हेड एक बार भी ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, इनका सिग्मा क्या होगा 1 होगा। तो आप चेक कर लो, आप एक काम करो, इसका सैंपल स्पेस आप आराम से लिख सकते हो, HHH, फिर एक बार H कम, फिर एक H और कम, फिर बिल्कुल H खत्म। तो इनके सर फर्दर केसेस THH, फिर इसका फर्दर केसेस THT, कितने केस हुए बेटा 8 केस हो रहे हैं ना। आप चेक करो TTT, ये रहा, एक बार भी हेड ना आए। उसके बाद कहता है एक बार हेड आ जाए तो सर वो यही तो केस है, कहता है 2 बार हेड आ जाए तो वो ये केस है, और तीनों हेड आ जाए तो वो ये केस है। तो यस, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सैंपल पॉइंट, सारे सैंपल पॉइंट्स को कवर कर रहा है। तो हम इसका सिग्मा पी चेक करेंगे और वो कितना आना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल दीज कैन बी 1, है ना। तो x कौन था हेड, और p ऑफ x कैसे करेंगे सर, यहां 0, यहां पर 1, यहां 2 और यहां पर क्या है 3। तो 0 आने पर क्या है यहां पर सर 1/8, यहां पर कितना है 3/8, यहां पर भी 3/8 और यहां पर 1/8। आप इन सबको ऐड करो 1/8, 3/8, अब इनको ऐड करेंगे तो 8/8 विच इज 1। तो देयरफॉर सिग्मा px इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड कि हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी देखिए, बिकॉज वी आर इन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैंने अभी है ना आपको सिर्फ 3 तक ही बताया। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक कॉइन 3 बार ना उछल के 5 बार उछल जाए, 5 नहीं तो 4 बार उछल जाए, तो सर डिस्ट्रीब्यूशन और बड़ा होता जाएगा। हाँ बिल्कुल बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल बड़ा होता जाएगा। वहां आपको थोड़े से केसेस समझने में दिक्कत आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि इसका तो आप सैंपल स्पेस जानते हैं, इसका भी जानते हैं,
है ना, उनका सैंपल स्पेस समझने में दिक्कत आएगी। तो आप देखेंगे विदाउट सैंपल स्पेस, देखो मैंने ये क्वेश्चन भी विदाउट सैंपल स्पेस करके दिखाया आपको, ये क्वेश्चन भी विदाउट सैंपल स्पेस किया जा सकता है, तो समझ में आ गई होगी। तो सर अगर यहाँ पर 3 की बार 4 बार सिक्के को उछाल दे, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, तो सर ऐसे केस लिखने मुश्किल हो जाएंगे ना। अगर एक सिक्के को 6 बार उछालना है तो आप कहोगे सर या तो 6 के 6 बार हेड आएगा, या एक बार हेड 5 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, तो सर इसके भी फर्दर केसेस बनेंगे। फिर 4 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, उसके फर्दर केसेस बनेंगे। 4 हेड और 2 बार टेल, तो बेटा इस इतनी बार जब सिक्का उछलेगा ना तो वो एक बेसिक क्वेश्चन नहीं होगा। दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन, जहां पे आप मीन वेरिएंस भी फाइंड करते हैं, जिसको हम लेटर ऑन इसी पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है वो, और एक अलग टॉपिक बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल्स। वहां पर हम सीखेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये तो एक इस जस्ट यानी कि स्टार्टिंग है कि हमने ये देखा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कैसे लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कॉइन के बाद डाई पर, ठीक है। आपने एक बेसिक आइडिया मिल गया कि कॉइन किस तरह से हमें चेक करना है, किस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर कुछ पूछ ले डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब वो 4, 5, 6 बार या उससे ज्यादा बार सिक्के को उछालता है, तब काम करने के लिए हमारे लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल से हम काम करेंगे, जिसको हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब आप इसको अच्छे से लिख लें, जिससे हम स्टार्ट करें डाई पर, ठीक है। लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाई है ना, मैंने लिख दिया डाई। डाई इज द सिंगुलर ऑफ डाइस। जब 2 होती हैं तो डाइस, 1 होती है तो डाई। डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई उछाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6। आप जानते हैं अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करूं, जब सैंपल स्पेस बनेगा डाई का तो बनेगा 1 2 3 4 5 6, है ना। मैं किसी से भी पूछ लूं ना कि सर एक डाई उछालने पर कौन कौन से नंबर आएंगे, वो कहेगा यही आएंगे। तो यस, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ही सैंपल पॉइंट्स होंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई कहेगा 1 2 3 4 5 6, कोई कह सकता है 6 5 4 3 2 1। ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता था ना सेट्स के अंदर। तो ये सब इवेंट्स होंगे जो एक डाई पर आ सकते हैं। क्लियर है बात। आउटकम्स तो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो नंबर 6 आने की। सर मैं तो जानता हूं नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, है ना। इन सब की हमें निकालनी क्या है सर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, राइट। तो प्रोबेबिलिटी नंबर 6 आने की सर 1/6, यही तो होगी सर। आगे चलते हैं, नंबर लेस देन 5 को कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 5 से छोटा। मेरे फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 या फिर 4, है ना। बात समझे, देखो ध्यान से, मेरे को एक ही तो नंबर निकालना है, या तो आ जाएगा फिर नंबर 1। भाई नंबर 5 से छोटा तो मेरे लिए तो फेवरेबल है, हाँ ठीक है, मैं जीत गया। फिर मैंने एक बच्चे ने कहा सर और ये भी तो हो सकता है नंबर 2 आ जाए, तब भी मैं जीत गया। ये भी हो सकता है सर मैं ले आऊं नंबर 3, तब भी मैं जीत गया। या मैं ले आऊं नंबर 4, तब भी तो मैं जीत गया सर। लेकिन अगर मेरे पास डाई फेंकते ही 5 आ गया तो मैं हार चुका हूं, क्योंकि मेरे को नंबर 5 से छोटा लाना है। ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होने, 1/6। एक बच्चे ने कहा और भी तो लगा है सर, 2 भी तो मेरा फेवरेबल है, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, है ना। और प्लस 3 के आने की भी 1/6 और 4 के आने की भी 1/6, 1 2 3 4, तो ये होगा 4/6 मीनिंग 2/3। क्या आएगा ये 2/3। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है नंबर आ जाए 5 आ जाए, या नंबर आ जाए 6 आ जाए, या जैसे ही मैं बोलता हूं तो और, इंग्लिश में और का मतलब मैथ्स में प्लस, है ना। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की भी 1/6 विच इज 2/6, कैंसिल करोगे तो 1/3, ये आंसर आएगा 1/3, है ना, जिनको मैं सर्कल करता जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, अगर नंबर 2 से बड़ा चाहिए तो नंबर 2 से बड़ा कौन होगा सर, नंबर 3 होगा, या नंबर क्या होगा सर 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 4 के आने की भी 1/6 विच इज अगेन 2/6, तो ये कैंसिल होने के बाद देगा 1/3। क्लियर है बात। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय ईदर इटसेल्फ और बाय 1, एक, है ना। यानी कि प्राइम नंबर के, है ना, के प्राइम नंबर वही नंबर है जो एग्जैक्टली 2 नंबरों से काटे जाते हैं, या 2 नंबरों के पहाड़ों में टेबल में आते हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे पहला प्राइम कौन है सर, पहला प्राइम 1 तो नहीं है, 2 है,
क्योंकि इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक 2 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। सेम वे 3 भी सर 3 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो मतलब इस 3 के दो ही फैक्टर है 3 और 1, ठीक है। या ये इन दोनों की ही टेबल में आता है या इन दोनों से ही कट सकता है, 3 1 जा 1 3 जा कैंसिल हो जाएगा ना। 4 सर 4 को जब काटने जाऊंगा तो 1 भी काट देगा, 2 भी और 4 भी, तो इसके सर 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, तो ये प्राइम नहीं है। क्लियर हो रही है आपको बात? तो सर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 है, ये दोनों तो है ना। अब बात करते हैं 5 की, तो सर 5 किस किस की टेबल में आता है, 5 की में और 1 की में, तो ये भी प्राइम है। 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 और खुद 6, सर ये भी प्राइम नहीं है। तो ये प्राइम नहीं है तो है क्या, ये कंपोजिट है। कंपोजिट कहता है 2 से ज्यादा फैक्टर, तो 1 क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, इट इज जस्ट अ यूनिट नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इसमें से प्राइम कौन कौन है, 2 3 5, 2 3 और 5, ये बात आपने क्लास 7th 8th से पढ़ रहे होंगे। तो नंबर क्या क्या चाहिए, या तो नंबर 2 आ जाए, या फिर एक बच्चे ने कहा मैं जब भी जीत सकता हूं नंबर 3 आ जाए, या एक ने और कहा मैं तब भी जीत सकता हूं अगर नंबर क्या आ जाए सर 5 आ जाए। तो नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 1/6 विच इज 3/6, काट दो इसको 1/2, तो अल्टीमेटली उत्तर आएगा 1/2, हाफ। इवन नंबर तो आपको पता ही है, इवन नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग हो जाते हैं। अच्छा एक चीज और बेटा, 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि 0 सर इवन नंबर है, हाँ बिल्कुल इवन नंबर है। इवन नंबर कहता है डिविजिबल बाय 2, तो 0 यस 2 से कैंसिल होता है तो 0 आता है, 2 0 जा 0, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये इवन नंबर होता है कौन, 0, है ना। तो आप याद रखेंगे 0 इज आल्सो एन इवन नंबर। बहुतों को डाउट रहता है 0 इवन नंबर है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास तो डाई पर 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छपे होते हैं। तो इनमें से इवन नंबर तो देखना बहुत आसान है सर, या तो मेरा नंबर 2 आ जाए तब भी मैं गेम जीत गया, या मेरा नंबर 4 आ जाए तब भी मैं गेम जीत गया, या नंबर 6 आ जाए तब भी मैं गेम जीत गया। तो नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, इसके आने की भी ये है, इसके आने की भी ये है, और ये अगेन 3/6, तो विच इज अगेन हाफ, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, लिख लें आप इसको। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या कहता है, इस बार हमने जो डाई नहीं पेयर उछाला है, मतलब डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इन सबकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और बेटा मेरे को मालूम है जब डाइस उछलती हैं तो मैंने आपको बताया था इसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का बनता है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर सम 12 आ सकता है, मिनिमम सम 2 आ सकता है। कुछ और भी चीजें मैंने डिस्कस की थी जब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, है ना। अब हम एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहला कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब सम 5 हो। तो देखना बहुत सारे क्वेश्चंस में ना मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी, ये मैंने बना दिया जस्ट फॉर द रेफरेंस। लेकिन आप खुद सोचें, जब पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आता है ना, तो एक क्वेश्चन में इतने पार्ट्स नहीं दिए होते। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट देगा या 4 पार्ट देगा, तो 3-4 पार्ट बनाने जितना काम, जितनी देर में आप ये 2 या 3 पार्ट बनाएंगे उतनी देर में तो सर ये सैंपल स्पेस बनेगा। तो सैंपल स्पेस बनाएं, टाइम खराब नहीं करना अपने को, समझ रहे हैं आप बात को। तो अब आप देखिए सम 5 हमें लिखना है, मुझे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम 5 आने की। तो सम 5 कैसे आ सकता है सोच के बताना। पहली डाई पर क्या आना चाहिए, मान लो पहली डाई पर 0 तो आ नहीं सकता, तो 1 आ सकता है। तो दूसरी पर सम को अगर 5 बनाना है तो कितना आना पड़ेगा सर, 4 आना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर है बात? अच्छा सर और भी तो केस हो सकते हैं, यस, तो बीच में लगेगा और, है ना। अच्छा सर यहां पर क्या लगेगा, 1 के बाद आपने कॉमा लगा दिया, पहली पर 1 आ गया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं सर, पेयर फेंका है हमने, तो एक ही पर तो 1 आया है, अभी तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो बीच में एंड लगा हुआ है, दूसरी पर 4 आना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मैं कॉमा लगा देता हूं, उसका ही मतलब वही है। क्लियर है बात? और एक केस ये भी तो हो सकता है सर, दूसरी पर पहली पर इस बार 2 आ जाए, तो सर अभी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई ना, तो एंड दूसरी पर 3 को लाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है सर कि पहली ही डाई पर 3 आ जाए तो दूसरी पर क्या आएगा, 2 लाना पड़ेगा, और पहली पर 4 आ जाए तो दूसरी पर क्या लाना पड़ेगा, 5 ही लाना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन पूरा होगा। क्लियर है बात? तो आप एंड की जगह पर कॉमा भी यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन और की जगह पर और ही आएगा या प्लस आएगा। क्लियर है? तो देखो 1 के आने की, या तो आप है ना, देखो अभी एक बात और करते हैं, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6,
4 के आने की भी 1/6 और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 3 के आने की भी 1/6 प्लस 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और का मतलब प्लस 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। देखो मैंने इसको ब्रेक करके किया एक्सियोमेटिक अप्रोच से, तो ये क्या है 1/36 1/36 1/36 और 1/36 विच इज 4/36। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/9, ये आंसर आएगा 1/9। तो सर हम इसको डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे, क्यों सोच सकते थे? देखो इन सब के आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इस पूरे पेयर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आउट ऑफ 36, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आउट ऑफ 36, इस पेयर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आउट ऑफ 36, है ना। बात समझे, मैं कहूं पहली डाई पर 1 आए, दूसरी डाई पर 3 आए, पहली डाई पर 1 आए, दूसरी डाई पर 3 आए, तो सर वो तो एक ही केस है आउट ऑफ 36, तो फेवरेबल तो ये हुआ डिवाइड बाय टोटल, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/36 बाय क्लासिकल थ्योरी। लेकिन ये तभी काम कर रही है जब इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, और अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट ना होते ना तब तो आप यही फंडा अपनाते, ठीक है। तो अभी भी आप देखिए सम कितना चाहिए था 5, सम 5 देखो, एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा, 1 2 3 4, यही चारों पेयर मैंने लिखे हैं, तो डिवाइड बाय 36 आप डायरेक्ट कर सकते थे, बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली इवेंट, हर इवेंट के आने की, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, तब आप क्लासिकल थ्योरी लगा सकते हैं। सेम वे सम लेस देन 6, सम कितना चाहिए 6 से छोटा, सम चाहिए 6 से छोटा, तो सम 6 से छोटा कौन कौन होगा, या तो सर आ जाए प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है सम 5, या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है सम 4, या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है सम 3, या प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है सर सम 2, और सम 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 2 डाई फेंक रहे हो तो सम 2 आएगा नहीं आएगा, मिनिमम सम 2 ही आएगा। क्लियर है? अब देखिए 5 सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो हम जानते हैं कितनी है 4/36, है ना। और सर ये तो है ना बेसिकली इक्वली लाइकली है, तो हम वैसे भी गिन सकते हैं। देखो सम 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब यहां से अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये सब केस होंगे, ये सब केस होंगे। देखो किनो 1 2 3 4, सम 5 लेना था ना, सम 5 1 2 हाँ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा देखो सम 4 के कितने केस हैं 1 2 3, तो 3/36, सम 3 के सर 2/36 और सम 2 के 1/36, तो ये आएगा 10/36, 2 5 जा एंड 2 18 जा, यही आंसर होगा 5/18। बात समझे? सर इसको भी तो मैं ऐसे सोच सकता था, सोच सकते थे, लेकिन अगर आपको पता ही लग गया इक्वली लाइकली है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर आप काम करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। पहले सम 5 के केस बनाओगे, फिर सम 4 के केस लिखोगे। देखो सम 5 के केस ये लिखे हुए, सम 4 के लिखने हैं, तो पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर क्या आना चाहिए 3, फिर पहली पर एक और बढ़ाओ 2 तो दूसरी पर भी 2, फिर एक और बढ़ाओ 3 तो दूसरी पर 1। समझ आ रही है? सम 3 के लिए पहली पर आ गया 1 तो दूसरी पर आएगा 2, और ये भी तो हो सकता है 2 1, यही तो केस लिख रहा है, चेक करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा अगले पर चलते सम 2 आने का तो एक ही केस है, 1 1 दोनों पर आना चाहिए, आप ऐसे सारे केस लिख लो फिर आप ऐड कर लो। लेकिन अल्टीमेटली जब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा यहां से भी देख सकते हैं, अगर मैंने रेफरेंस ले लिया है तो, ठीक है ना। सम क्या चाहिए प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर का मतलब क्या है, सम प्राइम नंबर का मतलब है दोनों डाई का जो सम है ना वो प्राइम नंबर के इक्वल आए, तो सम 2 आ जाए, या सम कितना आ जाए सर 3 आ जाए, या सम कितना आ जाए सर 5 आ जाए, या सम कितना आ जाए सर 7 आ जाए, या सम कितना आ जाए 11 आ जाए। बस सम 2 आने के केसेस कितने होंगे, एक केस होगा 1 1, सम 3 आने के 2 केसेस होंगे 1 2 और 2 1, चेक करो 1 2 और 2 1। सम 5 आने के सर पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 4, दूसरी पर 2 पहली पर 2 आ जाए, दूसरी पर 3, पहली पर 3 आ जाए, दूसरी पर 2, और पहली पर 4 आ जाए, दूसरी पर 1। इसी तरह से सम 7 आने के भी केसेस होंगे। सम 7 के केस बनाऊं 1 6, पहली पर 1 आ जाए, दूसरी पर 6, या फिर और लगेगा फिर से 2 फिर 5, या फिर 3 फिर 4, या फिर 4 फिर 3, देखो मैं एक एक करके इसको बढ़ाता जा रहा हूं, प्लस या फिर 5,2, या फिर 6,1, बिल्कुल उल्टा चले गए। तो कितने केस हुए 1 2 3 4 5 6, यही 6 केस। सम 11 के केस दिखाऊं आपको, सम 7 के सॉरी सम 7 के केस 1 2 3 4 5 और 1 6। क्लियर है बात? 1 2 3 4 5 6।
आएंगे ना, तो अल्टीमेटली हम इनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? ये तो हमने देख लिया कि सर ये तो इक्वली लाइकली इवेंट पर क्वेश्चन है, तो क्लासिकल थ्योरी भी लगा सकते हैं। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं 2 3 5 7 11। 2 के कितने केस हैं? 1। 3 के 2, 1 केस इसका है, 2 केस इसके हैं। 5 के कितने केस थे? 4। और 7 के केस थे 6। और सम 11 के 1 और 1 2। तो 1 2 और 6 8 4 12 14 और 1 15। तो 15/36 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वरना आप ऐसे गिन लो, सम 2 का एक केस ये हो गया, 2 3 केस, 3 के बाद 4 5 6 7। फिर सम 7 के गिन लो, 7 और 6 13। और सम 11 के गिन लो, 2 ये 15 आउटकम होंगे डिवाइड बाय 36। तो वही हमने किया है। क्लियर हो रही है आपको ये बात अच्छे से? ठीक है, अब आपको बात करते हैं सम इवन नंबर, है ना। सम क्या है हमारे पास? इवन नंबर। बेटा मैं ये थोड़ा सा है ना रब कर रहा हूं जिससे कि मैं इसको समझा पाऊं। देखो मैं थोड़ा खुल के बताना चाह रहा था एक दो चीजों को, तो इसको मैं हटा रहा हूं पहले तीनों को। सम इवन नंबर को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं जिससे आप इस बात को भी अच्छे से पकड़ पाएंगे। देखिए अब की बार मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो है सम इवन नंबर। सम क्या चाहिए सर? इवन नंबर। देखो अब की बार मैं पूरा करके दिखाता हूं इसको। सम इवन नंबर लाने का मतलब है प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए? सम क्या आ जाए सर? सम आ जाए 2, या सम आ जाए 4, या सम आ जाए 6, या सम आ जाए 8, या सम आ जाए 10, या फिर सम आ जाए सर कितना? मैक्सिमम 12। 2 डाई का जो मैक्सिमम सम है तो 12 ही हो सकता है, वो आ जाए। तो सर इतने केसेस लिख के देखूं मैं, है ना? तो देखो लिख के, चाहे सम 2 आने की क्या है केस? 1,1। आपने प्लस लगा रखा है सर। सम 4 आने के तो बहुत सारे केसेस हैं। 1 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 1 आ जाए, फिर इसको बंद करो। प्लस सम 6 आने के भी ऐसे केस हैं। तो ऐसा करते हैं हम यहां से गिनते हैं। सम 2 आने का एक केस हो गया। सम 2 आने का मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं। सम 2 आने का हो गया एक केस, है ना मन में। सम 4 आने के 1 2 3 केस। सम 6 आने के सर 1 2 3 4 और 1 5 केस। सम 8 आने के 1 2 3 4 और 1 5 केस। सम 10 आने के सर 1 2 और 1 3 केस। और सम 12 आने का केवल एक केस। तो गिनो 1 और 3 4 9 14 17 और 1 18। 18/36। ये तो सर मैं पहले ही जानता था। क्या कि एक बात बताओ, इवन नंबर का जो सम आएगा टोटल कितने केस बनेंगे? 36। तो इवन नंबर वाले कितने बनेंगे? 18 ही तो बनेंगे। भाई देखिए ना, ये सम 2 4 6 8 10 12 सारे लिए हमने, है ना। तो सर सारे के सारे जो केस थे वो बन रहे थे 36। तो आधे तो इवन के ही बनेंगे, वही हमने लिखे 18/36। क्लियर है? आगे चलते हैं। सम इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे आप जानते हैं कि 1 4 9 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सम होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। सम मल्टीप्लीकेशन नहीं, सम चाहिए। तो सम कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा? पहली डाई पर सबसे पहला नंबर आएगा क्या? 1 और 1, है ना। मान लीजिए सबसे छोटा नंबर आया 1 और 1, तो उन दोनों का सम करो, 2 आया। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा सर? जब सम क्या आ जाए? 4 आ जाए, या फिर सम आ जाए सर 9। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपने पता करनी। इससे बड़ा सम 16 पर ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और 2 डाइस का जोड़ कभी 16 बन नहीं सकता। तो 4 और 9। तो 4 आने का क्या क्या केसेस है? 1 अब आ जाए फिर 3 आ जाए, या 2 आ जाए फिर 2 आ जाए, या 3 आ जाए फिर 1 आ जाए। प्लस सम 9 आने की क्या केसेस हैं? अब देखिए सम 9 में क्या दिक्कत आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने कहा 1 आ जाए, आपने क्या कहा? 1 आ जाए, तो दूसरे पर क्या आएगा? 8। वो तो आ नहीं सकता। तो जब है ना 9 मतलब 6 से बड़ा पकड़ रहा है, तो आप उल्टा चलाएं इसको। कैसे सर? पहली पर इस बार 6 आ जाए। भाई यहां पर क्या था, जब दूसरी वाली का जो हम सम देख रहे थे, जो दूसरे वाला नंबर देख रहे थे ना, वो 6 से बड़ा नहीं था। अगर पहली पर 1 आ गया तो दूसरी पर 6 से ऊपर नहीं आना है, 3 ही लाना है। अगर ये पहली पर 1 आने के बाद दूसरे पर 6 से बड़ा आ रहा है 7, यानी कि सम 7 से जब भी बड़े नंबर होंगे, जब भी सम 7 से बड़े नंबर होंगे, तो मैं उसको उल्टा चलाऊंगा। पहले पर 6 आ जाए तो दूसरे पर क्या आ जाए? 3 आ जाए।
अब मैं इसको घटाता जाऊंगा, क्या पहले पर 5 आ जाए तो दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 4 आ जाए तो दूसरे पर 5 आ जाए, या पहले पर 3 आ जाए तो दूसरे पर 6 आ जाए, और अगर पहले पर 2 आया तो दूसरे पर 7 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो आपके टोटल केसेस यही बनेंगे। देखो सम 9 के केसेस दिखाऊंगा आपको, ये हैं 1 2 3 4। सम 9 के केसेस चेक करो, 1 2 3 और 1 4। सम 4 के 1 2 3, सम 4 के ये रे बेटा 1 2 और 1 3, तो 4 और 3 7 डिवाइड बाय 36। और अगर आप एक्सियोमेटिक लगाना चाहते हो वो लगा लो। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, बीच में कोमा मतलब एंड मल्टीप्लाई, देखो 1/6 क्रॉस 3 के आने की 1/6, फिर बीच में प्लस 2 के आने की 1/6, फिर 2 के आने की 1/6 एंड सो ऑन, ऐसे आप चलाते जाओ। ये कितना 1/36 1/36, ऐसे 7 केस बन जाएंगे। 1/36 आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ द डाई, है ना, दोनों पर सेम आ जाए, तो वो कौन कौन से नंबर है 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी या तो ये आ जाए सर, या ये आ जाए, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं क्या है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3,3 प्लस दोनों पर ये आ जाए सर सेम नंबर, या सर सेम नंबर ये आ जाए, या सेम नंबर ये भी तो आ सकता है। तो 1, अब देखो चाहे आप कैसे भी कर लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं तो आप फेवरेबल अपॉन में टोटल भी ले सकते हो। यही तो होंगे सर, देखो डबलेट, ध्यान से देखो डबलेट हमारे ये नहीं होंगे क्या 1 2 3 4 5 6, आप चेक करो 6/36। अगर 6/36 नहीं लिखना चाहते तो आप अलग अलग लिखें। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी किसी एक डाई पर 1/6, कोमा लगाए मतलब पेयर उछाला है, तो एंड मतलब पूरा क्वेश्चन तभी होगा, रिक्वायरमेंट पूरी तभी होगी जब मैं दोनों डाई उछाल दूंगा, तो अभी तो एक ही उछाला है तो एंड लगेगा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1/6 फिर 1/6 प्लस फिर 1/6 फिर 1/6 1/6 फिर 1/6 फिर 1/6 1/6 फिर 1/6 फिर 1/6 विच इज इक्वल टू 6/36। ये कैंसिल तो आ गया 1/6। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेटा देखो थोड़ी सी मेहनत एक्सियोमेटिक में तो है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ये तो स्टार्टिंग है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये बनेंगे तो एक्सियोमेटिक से ही। आप अगर इसको सोच रहे हैं कि हम ऐसे बना लेंगे तो फिर तो आप 9th 10th की बातें कर रहे हैं। क्लियर है? ये तो अब आपके लिए बेस तैयार हो रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 और सम 11। आप जानते हैं सम 9 और सम 11, यहां तो सर सारे सेट्स की प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो और तो एक तरह से यूनियन को रिप्रेजेंट करता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द, और के मतलब एंड मतलब इंटरसेक्शन। याद आया आपको? क्लियर है? कुछ इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते थे। तो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? सम 9 1 2 3 4, तो मैं इसको एक बार 4/36 मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं क्लासिकल थ्योरी से, ठीक है। सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सम 11 सर 1 और 1 2, 2/36। अब आप मेरी बात सुनना, सम 9 का जो है ना, सम 9 यहां से आ रहा है 6 3 5 4 5 4, और ये मुझे सम 9 दे रहा है, चेक करो। और सम 11 मुझे ये नंबर देंगे। इनमें ये बता दो एक भी इवेंट कॉमन है या नहीं है। 6 3 सर कॉमन है यहाँ पर? नहीं। 5 4 नहीं है, 4 5 नहीं है, 3 6 नहीं है, तो कॉमन इज नथिंग, तो ये हो गया सर 0, है ना। तो मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, अगर दो इवेंट के बीच कुछ भी कॉमन ना हो, मीनिंग ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सम 9 एंड सम 11 आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। चेक कर लो, इन दोनों इवेंट्स के बीच में देयर इज नो कॉमन आउटकम, कोई कॉमन इवेंट नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे। याद आ रहा है ना? तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा बेटा? 6/36। ये कैंसिल करेंगे तो 1/6 बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 और डबलेट, है ना, सम 8, तो सर फिर से वही चीज है, ये तो यूनियन है, तो हमें क्या निकालना है? पहले सम 8 की प्रोबेबिलिटी प्लस फिर डबलेट की प्रोबेबिलिटी माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 इंटरसेक्शन या एंड डबलेट। हमें ये लिखना है, राइट। तो सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है पहले भी। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? सम 8 लाने का तरीका क्या है? 1 के बाद 7 आ सकता है? नहीं। और मैंने क्या कहा था? अगर 1 से 7 पर नहीं जा सकते तो उल्टा चलो, पहले पर 6 लाओ, फिर दूसरे पर 2 आ सकता है, फिर 5 लाओ, फिर 3 आ सकता है, फिर 4 लाओ, फिर 4 आ सकता है, फिर 3 लाओ, फिर 5 आ सकता है, फिर 2 लाओ, फिर 6 आ सकता है। तो ये सब केस बनेंगे सम 8 पर, ये वाले 1 2 3 4 और 1 5,
तो सर इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/36 होगी क्लासिकल थियरी से, फेवरेबल अपॉन टोटल या एग्जॉस्टिव। प्लस डबलेट के केसेस तो सर हमने अभी पढ़े हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 माइनस, अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करना है, या मैं इसके केस बनवा दूं आपको, है ना, सही रहेगा। मैं एक काम करता हूं, नीदर समेट नॉट डबलेट को नीचे ले लेते हैं और इसको करते हैं। देखो समेट, पहले हम एक काम करते हैं, इधर देखते हैं सर, पहले समेट का केसेस लिखवा दो। सम 8 मैं केसेस लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। अब सम 8 के केसेस लिख रहा हूं, पहले पर 1, तो अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पर 7 नहीं ले सकते, तो उल्टे चलाओ, 6 से 2, फिर घटाते जाओ 5,3। अच्छा सर इसका कोमे, देखो इस कोमे का मतलब तो है एंड, इस कोमे का मतलब है और, बात समझे। ब्रैकेट के अंदर वाला कोमा तो कह रहा है कि भैया 2 डाई उछाली गई हैं, आप 6 के बाद एंड कट 2 है, और जो बाहर वाला कोमा जो मैं लगा रहा था उसका मतलब है और, कोई जरूरी नहीं है यही केस हो, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात, या मैं और करके ही लिख देता हूं, और, है ना, वैसे और करके नहीं लिखा जाता बेटा, आप इसको कोमा करके ही लिखें। आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। ये तो कहता है 6 के बाद अगर मैं कोमा ना लगाऊं ना, क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक ही डाई थोड़ी उछालनी है, 2 डाई उछालनी है, तो कहता है एंड का मतलब यहां पर कोमा 2। अब एक बच्चा और बोला सर जरूरी है यही केस हो, 8 लाना है ना सम, तो ये जरूरी नहीं है। उसने कहा ये तो ये वाला कोमा जो है ब्रैकेट के बाहर वाला, ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से अगर मैं यहां पर रोक दूं तो 5 लाने के बाद क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है 2 डाई उछालनी है, तो 2 डाई उछालने के लिए ये वाला एंड 3, फिर कोमा, मतलब सर जरूरी नहीं है यही केस हो 4,4, फिर सर ये जरूरी नहीं है यही केस हो 3,5, फिर सर ये भी हो सकता है 2,6, है ना। अब डबलेट की बारी, डबलेट को लिख लेते हैं। डबलेट का मतलब हुआ सर 1, 1, 2, 2, है ना। फिर से वही बात हो रही है, और सर ये भी तो हो सकता है 3 आ जाए, लेकिन सर एक डाई नहीं उछलेगी, 2 उछल रही हैं, तो एंड क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, फिर 3। या ये केस भी हो सकता है और 4, लेकिन सर एक डाई नहीं 2 डाई उछल रही है, तो कोमा ये वाला एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन सर ये भी केस हो सकता है 5,5, सेम वे कोमा 6,6। बात समझ में आ रही है आपको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन चलती है। अब आप मेरे को ये बताना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, सम 8 एंड डबलेट। कोई भी इवेंट की बात हो रही है सर, यस ये और ये कॉमन है, चेक करो 4,4, मतलब दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कुछ ना कुछ कॉमन आया है। तो यहीं से अगर मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, तो आप क्या कहोगे, इसके आने की 1/6 इंटू 1/6, लेकिन ये वाला कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, इस तरह से चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं कि बार में 5/36। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, सर ये तो अभी हमने ऊपर निकाली थी, और आप थोड़ा सा याद भी रखें 6 डबलेट होते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। क्लियर है। सम 8 और डबलेट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 और डबलेट क्या है सर, दिस इज 1/36। नहीं तो चेक कर लो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसकी 1/6 है, और सर इस कोमे का मतलब एंड है, क्योंकि अगर मैंने एक ही बार उछाला तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हुई, तो ये एंड है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/36। क्लियर है बात भी। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैं इसको इसमें रख दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास सम 8 की प्रोबेबिलिटी है 5/36 प्लस 6/36 माइनस 1/36, तो ये आ गया 10/36, 2 5 जा 18 जा, तो 5/18 इज योर आंसर। 9th मैंने लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर सम 8 नॉर डबलेट। तो बेटा देखो बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सेट्स में काम करते थे, नीदर वाले क्वेश्चंस को हम टोटल माइनस ईदर से करते थे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 और डबलेट। याद आ रहा है कुछ आपको, है ना, याद करने की कोशिश करें। नीदर ए नॉर बी के क्वेश्चन को टोटल माइनस ए और बी से हम करते थे, वही चीज हम यहां लगा रहे हैं। तो टोटल किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है सर, वो है 1 माइनस सम 8 और डबलेट की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली है 5/18, तो 13/18, मतलब प्रोबेबिलिटी कि सम 8 भी ना आए और डबलेट भी ना आए उसकी है 13/18, 13/18। क्लियर है बात। अब आप लिख लें इसको,
तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ बचे हुए पार्ट और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई। नंबर 4 को फर्स्ट डाई पर अपीयर होना है, 2 डाई उछल रही है ना। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, कैसे 4 इस पर आना चाहिए, तो 4 के साथ दूसरा नंबर क्या आएगा 1 आएगा, या 4 के साथ दूसरा नंबर, फर्स्ट पर तो 4 ही चाहिए तो दूसरे पर क्या आ सकता है 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 3 भी आ सकता है ना। ये कोमे का मतलब तो है एंड, क्योंकि मेरे को 2 डाई लेनी है। इस कोमे का मतलब है और, ये भी हो सकता है ना। फिर और ये भी हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है, राइट। तो सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस कोमे का मतलब है एंड 1/6, है ना, क्योंकि 2 डाई ही उछल रही है, पेयर उछल रहा है तो एंड। लेकिन सर ये केस भी हो सकता है, तो इस कोमे का मतलब है और, तो ये देगा 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 1/36 1/36 एंड 1/36, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया सर 6/36 मीनिंग 1/6, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑड नंबर अपीयर ऑन फर्स्ट डाई। तो अब बात समझे, पहली पर 1 आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। बात समझे नहीं समझे, ऑड नंबर अपीयर होना चाहिए पहली डाई पर, तो 1 3 5 यही तो है। अगर एक डाई की बात करूं तो उसमें तो यही 3 ही ऑड होते हैं और बाकी 3 क्या होते हैं इवन, तो 1 3 5। और बाकी डाई पर क्या आ सकता है सर सेकंड पे, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। देखो मैं सैंपल स्पेस को बहुत कम यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पेपर के अंदर इसी तरह सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूं, है ना बेटा। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, आप थोड़ी सैंपल स्पेस बनाने बैठ जाओगे इतने बड़े बड़े, तो आप सैंपल स्पेस से बचने की भी कोशिश कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग द सैंपल स्पेस हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 केस, ये 6 ये 6 ये 18 केस, और इक्वली लाइकली है तो 18 डिवाइड बाय 36, ये सब मेरे फेवरेबल इवेंट्स हैं 1/2, है ना। मैं सब फेवरेबल इवेंट्स लिखता जा रहा हूं। सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर अपीयर ऑन फर्स्ट डाई। पहली डाई पर तो कहता है ऑड आ जाए, तो 1 आ जाए, 3 आ जाए और 5 आ जाए। और दूसरी क्या कहती है, सेकंड डाई पर इवन ही चाहिए, तो 1 के साथ 2 आ जाए, है ना, या 1 के साथ सर 4 भी तो आ सकता है। बात समझे नहीं समझे, देखो ओड आ रहा है फर्स्ट पे आ रहा है, इवन आ रहा है सेकंड पे आ रहा है, ओड आ रहा है फर्स्ट पे आ रहा है, इवन आ रहा है सेकंड पे। मैंने फिर 1 को फ्रीज किया, सर 1 के साथ 6 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब दोबारा देखते हैं, सर 3 ओड आ रहा है फर्स्ट पर, हाँ जी आ रहा है, सेकंड पर क्या चाहिए इवन, तो 3 के साथ 2, लेकिन सर 3 के साथ तो 4 भी आ सकता है और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। सेम वे 5 के साथ 2, 5 के साथ 4 एंड द लास्ट वन इज 5 के साथ 6। अगेन दे आर ऑल इक्वली लाइकली, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो 9/36 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड। फिर से वही बात है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं, 3 या 6 या 9। 9 तो सर आ ही नहीं सकता, 3 या 6 तो आएंगे पहली डाई पर। और मल्टीपल ऑफ 2 ऑन सेकंड, तो सर पहली पर 2 आ, यानी कि सेकंड नंबर 2 आ जाए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2 बोला है, 3 के साथ 4 आ जाए, फिर 3 के साथ 6 आ जाए। मतलब समझे, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई, जो मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं ना, वैसे तो 3 6 9 12 होते हैं, लेकिन सर एक डाई पर तो मल्टीपल ऑफ 3 और 6 ही होंगे, बस 2 ही केस हो सकते हैं, 3 और 6। लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 एक डाई पर देखता हूं तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6, क्योंकि ये तीनों नंबर आ सकते हैं डाई पर। 8 नहीं आ सकता, ना 0 आ सकता, वो नहीं ले रहा हूं मैं। क्लियर है बात। तो 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी इसी तरह, 6 के साथ 2 6 4 और 6 में, ये तो मैं बता ही चुका हूं, दे आर इक्वली लाइकली। तो 6/36 1/6 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। सेम वे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाई। ध्यान से सुनना, यहां तो बोला था फर्स्ट डाई, यहां कहता है किसी एक पर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा और किसी दूसरी पर मल्टीपल ऑफ 2 आएगा। बात समझे, मान लो पहली पर 3 आ गया या पहली पर 6 आ गया, ठीक है, तो उसके साथ जो दूसरे पर आएगा 2 आएगा, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 और 6 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 एज पर डाई यही 3 होते हैं। तो कहते हैं मल्टीपल ऑफ 3 एक डाई पर आएगा, पहली दूसरी नहीं बोला, वहां फर्स्ट और सेकंड बोला था, किसी एक पर आएगा। तो मैंने कहा चलो पहली पर मान लिया, तो ये केस हो गए। लेकिन सर आपने कहा जरूरी है क्या, उसने तो ये कहा है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, तो हम उल्टा भी ले लेते हैं, 2 3 4 3 और
6,3 मतलब ये हुआ, उसने कहा कि मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाई, फर्स्ट नहीं वन डाई, किसी एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो देखो आ रहा है, यहां भी आ रहा है, एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अनदर डाई, तो अनदर डाई मतलब दूसरी डाई 4 6 सर 2 4 6 घुमा के भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम वे 6 के साथ क्या क्या आ सकता था, 6 के साथ ये तीनों केस आ सकते हैं, 2 6 के साथ 4 और 6 के साथ 6, लेकिन सर इसका भी तो घूम सकता है ये, तो ये आएगा 2 6 4 6 एंड 6,6। सर रिपीटिशन नॉट अलाउड, क्योंकि एक तरह से सेट्स पर ही जाती हैं सब चीजें, है ना। और वैसे भी देखा जाए तो इस इवेंट में और इस इवेंट में फर्क क्या है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो मैं इसको कट ही कर रहा हूं, रब नहीं कर रहा, कट इसलिए किया है कि आप ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 5 11 ओवर 36 इज द आंसर। क्लियर है बेटा। यहां पर बोल रहा था पहली डाई पर, यहां बोल रहा है किसी एक डाई पर मल्टीपल ऑफ 2 आए, किसी दूसरी पर मल्टीपल ऑफ 3 आए। तो अगर मैंने कहा पहले आ गया मल्टीपल ऑफ 2, तो ऐसा भी तो हो सकता है मल्टीपल ऑफ 2 दूसरी पर आ जाए, क्योंकि यहां वो कंडीशन है किसी एक पर अलग अलग आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, आगे क्या था, प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सर प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब दो डाई का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सर बड़ा आसान है, कैसे सोच सकते हैं, सोच के बताओ। दोनों पर 1 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं 1 4 9 16, है ना। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो किसी भी डाई पर जो मैक्सिमम प्रोडक्ट जाएगा वो 6 × 6 36, और छोटे से छोटा प्रोडक्ट जाएगा वो 1। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है ना। आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। इस बात का मतलब ये हुआ कि डाई पर क्या क्या आ सकता है सर, डाई पर आ सकता है 1,1, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 1 × 1 आएगा। क्लियर है ये बात। सर ये भी तो हो सकता है 2,2 आ जाए, ये भी हो सकता है 3,3 आ जाए, प्रोडक्ट करो इनका, 2 2 जा 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 जा 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 4,4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 5,5 एंड सर 6,6। तो सर ये तो सारे डबलेट लिख दिए। हाँ डबलेट वर्क्स एज अ परफेक्ट स्क्वायर, करते हैं ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनकी, अगर मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तभी डबलेट परफेक्ट स्क्वायर की तरह काम करते हैं, वरना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। आप ऐड करो 1 और 1 2, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, हाँ ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है सिर्फ। क्लियर है बात। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ डबलेट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटकम ऑफ डबलेट मेक्स परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। लेकिन सर और कोई नहीं बनाएगा, तो बेटा इस चीज को आपने ध्यान रखना है, सिर्फ 2 केस और होंगे, 1 4 एंड 4 1, पूरे इसके अंदर जो और बनाएंगे। कुछ चीजें आपने थोड़ा ध्यान रखनी है, आप वरना चेक कर लो, ये दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, इन दोनों का भी, बाकी किसी का नहीं बनाएगा। आप पूरे को चेक कर लो। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरे फेवरेबल आउटकम है कि ये आएंगे, तो हाँ मैं ठीक चाह रहा हूं, प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो ये फेवरेबल आउटकम है। तो सर मैं जानता हूं ये इक्वली लाइकली इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/36, 2 4 जा 2 9 जा 2 18 जा सॉरी, और फिर 2 2 जा और 2 9 जा, 2/9 आएगा, है ना। तो अब आप इसको लिख लें अच्छे से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते, कहते हैं अ डाई इज थ्रोन थ्राइस, इस बार एक डाई को 3 बार उछाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, है ना। अगर मैं 1 मिनट के लिए सैंपल स्पेस की बात करूं ना, वैसे जरूरत नहीं है, तो क्या क्या आ सकता है, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तीसरे पर भी 1 आ जाए, 1 1 2 आ जाए, 1 1 3 आ जाए, 1 1 4 आ जाए, 1 1 और फिर 5 आ जाए, एंड सो ऑन, और ऐसे ही नीचे चलता रहेगा। चलो एक और लिख देता हूं मैं इधर, 1 1 6 आ जाए, है ना। ऐसे ही यहां पर आएगा क्या 1 2 फिर 1 आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो। और सर मैं एक बात तो जानता हूं कि अगर 3 बार डाई उछली है ना, तो 6⁻³ टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी दिस मच। ये बात तो पता है सर मेरे को, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग को लिख लें, पहले प्लेस पर आने के कौन कौन चांसेस है, 1 से लेकर 6 तक, तो यहां पर 6, सेम वे यहां पर, सेम वे यहां पर, यही ग्राउंड है इसको लिखने का 6⁻³। क्लियर है बात। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाई, तो सर ये तो बहुत आसान है, तीनों डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 6 6 6। देखिए मेरी बात समझना फिर से, ये जो कोमा है
ये तो एंड को दर्शा रहा है ना, इट रिफ्लेक्ट्स एंड, और जो बाहर वाला कोमा है इट रिफ्लेक्ट्स और। बात समझे, अगर मैं सिर्फ 1 1 1 को लेता हूं तो अगर मैं 1 1 1 मिनट के लिए हटा दूं ना तो इस बात का मतलब है पहली डाई पर 1 आया, दूसरी पर भी 1 आया, है ना। लेकिन डाई बोला उसने 3 बार उछालनी है, तो जब तक 3 बार नहीं उछालोगे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो 1 बार और उछालनी है। तो 3 बार उछाली, तीनों पर 1 आया, ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, तीनों पर सेम नंबर आ गया, है ना। लेकिन एक बच्चा बोला कि सर 1 1 1 आ गया, ठीक है सेम नंबर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 2 2 2 आ जाए, है ना। तो यहां पर ये वाला कोमा और का काम कर रहा है, मैं पहले भी आपको इस बात समझा चुका हूं, तो आप जानते हैं, क्योंकि अगेन ये सर किस तरह का क्वेश्चन है, यहां पर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, है ना, जो भी ये इवेंट्स हैं इक्वली लाइकली, तो हम इसको क्लासिकल थ्योरी से काम कर जाएंगे। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आउट ऑफ 216, इसकी ये ग्रुप 1 होगा, टोटल ऐसे सैंपल पॉइंट बनेंगे 216, तो 1 आउट ऑफ 216। अगर सर 1/216 हम डायरेक्ट ना निकाल के ऐसे निकालें, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस कोमे का मतलब है 1 कोमा मल्टीप्लाई, तो फिर 1/6, इस कोमा मतलब मल्टीप्लाई, और ये 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्लस सेम वे 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, इस अंदर वाले कोमे का मतलब है मल्टीप्लाई 1/6, फिर 1/6 एंड सो ऑन, लास्ट में भी आप ऐसे लिखेंगे 1/6 1/6 1/6। तो 1/216 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, तो अल्टीमेटली ये होगा 6/216 1/36 इज योर आंसर। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 और लेस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले हम सम 5 के केसेस लिखने की कोशिश करते हैं, और लेस, फिर हम लिखेंगे सम 4 के केसेस, फिर हम लिखेंगे सम 3, फिर हम क्या लिखेंगे, सम 2 तो आ ही नहीं सकता ना, अगर 3 डाई उछाल रहा हूं तो सम 2 तो आ ही नहीं सकता, छोटे से छोटा सम 3 आएगा, है ना। तो आप देखिए करेंगे कैसे। सर सम 3 को लिखने के लिए तो हमें पता है तीनों पर 1 ही आना चाहिए, और कोई बनेगा ही नहीं केस, ठीक है। अब सम 4 पर देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। इस 1 को पहली वाली पर ला दिया मैंने 1, मान लो पहली वाली पर हमने क्या ले लिया 1, अब बाकी 2 पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, बाकी 2 पर सम उनका 3 आना चाहिए, तो उनको लिखेंगे कैसे, 1 आ जाए 2 आ जाए, पहली पर तो मैंने 1 ही ले रखा है, या फिर 1 2 के अलावा क्या आ जाए, 2 और 1 आ जाए, और कुछ आ ही नहीं सकता, चेक कर लो आप, है ना। अच्छा सर पहली वाली को अब है ना हम अनफ्रीज करेंगे, पहली वाली पर मैंने कहा 2 आ जाए, तो अगर पहली पर 2 आ गया तो सम लाना है 4, तो एक यहां पर एक यहां पर, बस यही केसेस बनेंगे। सर अगर पहली पर 3 आ गया ना तो दूसरी पे कम से कम 1 आएगा, तो तीसरी पे 0 थोड़ी आएगा, तो ये केस नहीं बन सकता। आप इस तरह से लिखेंगे, इन केसेस को समझ रहे हैं। सम 5 का केस मैं लिख के दिखाता हूं, मैंने केसेस की वजह से क्वेश्चन लिया है ये। देखिए पहली पर 1 मैंने फ्रीज कर दिया, पहली पर तो 1 आ गया, अब जो बाकी 2 बची ना उनको मिला के 4 आना चाहिए, तो उन दोनों को 4 कैसे लाएं, 1 फिर 3, या फिर सर पहली पर तो 1 आ ही चुका है, आप कहोगे 2 2, या फिर सर पहली पर तो 1 आ ही चुका है 3 1। मैंने किया क्या, मैंने पहली वाली को तो ढक लिया, इसमें सेकंड डाई पर मैंने कहा 1 आएगा तो इस पर 3 आएगा, इस 1 को मैंने 1 बढ़ाया तो 2 आ गया, तो इस पर ऑब्वियसली 2 आएगा, इस 2 को मैंने 1 और बढ़ाया तो 3 1 आ गया। ये रही बात, तो ये मेरे पास 5 आ गए। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली पे 1 ही ना आए, पहली पे इस बार 2 आ जाए, पहली पर 2 आ जाए, तो अब जो बाकी 2 बच गई उस पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो फिर मैंने इसको कवर किया, तो यहां 1 2 आ जाए, या पहली पर 2 आ जाए, दूसरी पर भी 2 आ जाए, 1 आ जाए, मैंने 1 इसमें बढ़ाया तो 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगले वाले में तो घट जाएगा, मुझे अगले का सोचना ही नहीं, आगे पहले का सोचे, उसमें बढ़ाओ अपने आप घटता जाएगा। क्लियर है। या फिर सर 2 3 सर इसमें तो 0 तो आ नहीं सकता ना, तो ये तो बात बनेगी नहीं। अब अगले वाले को फिर से अनफ्रीज करो, मतलब जो 1 2 मैंने फ्रीज किया था वहां पर 3 रखता हूं, तो अब क्या कहता है, अगले 2 क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 2 आने की तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, दोनों पर 1 आ जाए, बस यही केस बनेंगे। कितने केस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, है ना। और ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं सभी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/216, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तो सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/216, आप इसको 2 से कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 2 108 जा 5/108। ये रही बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको भी देखते हैं इसी तरह से, सम 16 निकालते हैं, फिर सम 17 निकालते हैं, और फिर सम 18 निकालते हैं। अब फिर से देखने की कोशिश करना बेटा, सम 16 पे सर अगर पहली पर 1 आ गया ना,
तो अगली 2 पर 15 तो ला ही नहीं सकते आप, ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकते हैं 6 और 6 12। तो फिर उल्टा चलाओ, उल्टा चलाने का मतलब है 1 ना फ्रीज करो, इस बार 6 को फ्रीज करो। तो सर अगर पहली पर 6 फ्रीज हो गया तो अगली 2 पर कितना आना चाहिए सम 10 आना चाहिए। चेक करो अगली 2 पर 10 लाने का तरीका क्या है, पहले यहां पर 4 आए और यहां पर 6 आए, यहां 3 आ गया तो यहां 7 नहीं आ सकता, यहां 1 आ गया तो यहां 8 9 नहीं आ सकता, यहां 2 आ गया तो 8 नहीं आ सकता, तो 4 यहां आ जाए 6 आ जाए। पहली पर तो मैंने 6 को ही फ्रीज किया हुआ है, इसको एक नंबर बढ़ा दो 5 फिर 5, फिर पहली पर मैंने 6 को फ्रीज किया हुआ है, इसको फिर एक नंबर बढ़ा दो 6 और 4, यही तो होंगे सर। 6 के साथ तो यही केसेस बनाएगा जो सम 16 बनाएगा। देख लो मैं सैंपल स्पेस की जरूरत ही महसूस नहीं कर रहा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं सर। अब 6 वाले केसेस तो मुझे लग रहा है हो गए, है ना, 5 5 भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब 6 को हटाओ 5 लगाओ, अगर 5 आ गया तो 16 बनाने के लिए 11 की कमी है, तो पहली पर 5 आ जाए फिर 6 आ जाए, या 5 6 और 5 आ जाए। चेक करो आप। और सर सम 16 के लिए अब सर 5 को फ्रीज से हटाओ, इसको अनफ्रीज करो, तो 4 यहां, तो यहां दोनों पर क्या कितना आना चाहिए 12 आने का तो सर एक ही केस है, दोनों पर छक्के लगने चाहिए तभी तो 16 बनेगा। चेक करो आप। क्लियर है सर? सम 17 के लिए अगेन मैं सबसे बड़ा नंबर लेता हूं 6, 17 माइनस 6 11। अब दोनों जो आएंगे ना डाई, उनका सम 11 आना चाहिए, तो छोटे से स्टार्ट करते हैं 5 6 फिर 6, इसको एक बढ़ाओगे तो 6 फिर 5, है ना। अब सर 6 के साथ तो यही हमारे पास चांसेस हो सकते हैं, तो इस बार इसको अनफ्रीज करो, मतलब यहाँ 5 लाओ तो यहाँ पर दोनों पर 6 चाहिए ही चाहिए तभी आ सकता है। और सर आगे और अनफ्रीज करोगे तो यहाँ 4 आ गया, तो बेटा यहाँ पर 13 तो आ ही नहीं सकता है, 2 डाई का सम, तो उसको छोड़ दो। सम 18, ये तो सर बहुत आसान है, तीनों पर ही 6 आने चाहिए, तो ये सब क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी सेम जो ऊपर वाले की थी 108, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। क्लियर है? लिख लें आप इससे। एक और बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं अब मैंने कुछ चेंज किया है, बैग और बॉल प्रॉब्लम्स पर लेंगे हम, है ना। बैग में कुछ बॉल्स हैं उस पर बात करेंगे। कहता है बैग कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। रेड को मैं R से और ब्लैक को B से, इनके एक्रोनिम शॉर्ट नेम लिखने की कोशिश करेंगे। अब बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकाली गई बेटा, एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड? बहुत आसान सवाल है सर, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल निकलने की, और दूसरा कहता है प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लैक बॉल निकलने की। ये A पार्ट है और ये पार्ट B है। तो आप देखो ध्यान से, टोटल बॉल कितनी है बैग के अंदर? सर टोटल बॉल है 9, तो टोटल में से मतलब टोटल में से कोई एक बॉल निकली है, और जो मेरा फेवरेबल है ना, फेवरेबल इवेंट ऊपर आता है, फेवरेबल कौन सी निकलनी चाहिए? रेड, तो 4 में से कोई एक बॉल निकलनी चाहिए। यहां कॉम्बिनेशन लगे, सिलेक्शन हो रहा है बॉल निकलने के लिए। तो आप जानते हैं बिकॉज NC1 इक्वल टू n होता है, याद करें, नहीं तो आप इसको खोल ले, देखो कैसे, n फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस विच इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 देगा, और इनमें यहां पर है n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इनमें छोटा कौन है सर? ये वाला, तो मैं इस वाले को यहां तक ला सकता हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल तो केवल n आएगा। अगर NC1 है तो यही आंसर होगा n। आपको याद आ रहा है फैक्टोरियल्स आपने पढ़ा हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में, है ना। फैक्टोरियल क्या होते हैं? 5 फैक्टोरियल का मतलब है घटते क्रम में गिनती लिखनी है अप टू 1, 5 फिर 4 3 2 और 1, है ना, अप टू 1। अगर मैंने लिख दिया 10 फैक्टोरियल तो 10 9 8 7 अप टू 1 तक रुक जाना है, 0 पर नहीं जाना। क्लियर है बात? सिर्फ नेचुरल नंबर पर काम करता है फैक्टोरियल। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, नॉट इवन इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, और फ्रैक्शंस भी नहीं। तो आप याद रखेंगे NC1 n होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस आप ये रीजन लिख चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं 4/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आउट ऑफ दिस मच बॉल्स। ठीक है, अब ब्लैक निकालनी है, तो सर 9 में से कोई एक बॉल चाहिए, और ब्लैक निकालने के लिए क्या है? 5 में से कोई एक, तो 5/9 बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बैग है जो बैग ए, अच्छा यहां पर 2 बैग्स हैं। बैग ए कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग ए जिसके अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, यहां पर 2 बैग दिए हैं भाई, और बैग बी भी है जिसके अंदर 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। आप पढ़े ध्यान से, बैग ए में इतनी बॉल है, बैग बी में इतनी बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग।
दोनों बॉल से एक एक बॉल निकाली गई है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर बोथ रेड। बात समझना, देखिए मैं यहाँ केसेस भी लिख के दिखाऊंगा। कहता है दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली है, पहले इस बैग से निकाल ली या उससे निकाल ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों से एक एक बॉल निकली है। मैं समझ रहे हैं ना बात को? तो हो सकता है इससे भी एक बॉल निकली, इससे भी, और दोनों कौन सी आनी चाहिए? रेड। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने कहा इससे भी रेड निकलनी चाहिए और इससे भी रेड, मैंने केस लिख दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ इस बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? टोटल बॉल कितनी है? 7, 7 में से कोई एक चुनी है रेड, मतलब फेवरेबल, 3 में से कोई एक सेलेक्ट हुई नहीं है। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं ये तो मैं कि ये प्रोबेबिलिटी है। सेम वे एंड, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब आर में लिख रहा हूं तो मतलब यहां एंड बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई बैठा हुआ है। बात समझे? अगर मैं क्वेश्चन को यहीं रोक दूं तो सर अभी क्वेश्चन पूरा हुआ, रेड आपने इसी से तो निकाली, दोनों रेड निकालनी है, मतलब एक रेड यहां से भी तो निकालनी है। तो सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब तक पूरी नहीं हुई तो मल्टीप्लाई लगेगा, ये कॉमन सेंस है। रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद ही मल्टीप्लाई का साइन हटेगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट कहती है इस बैग से भी निकालिए एक बॉल, तो 9 में से कोई एक बॉल, टोटल में से एक बॉल निकली, निकलनी कौन सी चाहिए? रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे, तो ये होगा। तो हम तो जानते हैं NC1 किसके इक्वल है? N के, तो 3C1 3 के, 7C1 7 के, 4C1 4 के, और ये 9, ये जो कैंसिल होता है उसको कर दो, 4/12, 4/21, ये मेरी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब बात करते हैं बोथ आर ब्लैक, दोनों कौन सी निकली है सर? दोनों ब्लैक निकली है ना? दोनों ब्लैक निकलनी है तो हम क्या कहेंगे सर? टोटल में से एक बॉल निकल जाए, लेकिन ब्लैक निकलेगी तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो 4 में से कोई एक, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं तो मल्टीप्लाई। तो सर यहां पर 9 में से कोई एक, लेकिन मुझे कौन सी की प्रोबेबिलिटी बतानी है? ब्लैक की, तो ब्लैक की तो है 5C1। अगेन NC1 N होता है तो 4C1 4, 7C1 7, 5/9, सर कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, तो ये 20/7 9 जा 63। क्लियर है बात आपको? आगे चलते हैं। ओनली वन रेड, केवल और केवल एक रेड निकले। अगर एक रेड निकली, देखो ध्यान से समझना, बात समझना, एक रेड निकले तो बॉल तो दोनों बैग से निकाल रहे हैं ना भाई। आपको कह रहा है कि दोनों बैग से एक एक बॉल निकालनी है, लेकिन यहां पर क्या कहता है? जो दोनों बॉल आप निकालोगे ना उसमें रेड एक ही होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, निकालनी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, केवल एक रेड निकलने की। तो एक बात बताओ, अगर बैग ए से रेड निकल गई तो बैग बी से भी तो बॉल निकालनी है, वहां से कौन निकलनी चाहिए सर? ब्लैक निकलनी चाहिए, है ना? एक बच्चा आया सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो गई है, हो गई, लेकिन और सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले से ब्लैक निकल जाए तो दूसरे से रेड निकल जाए। समझ रहे हैं आप बात? केसेस कब बन रहे हैं? तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले से? सर 3C1 आउट ऑफ 7C1, और ब्लैक दूसरे से निकालनी है तो 5C1 अपॉन में 9C1, और का मतलब प्लस, ब्लैक पहले से निकालनी है तो 7 में से कोई एक और 4 में से कोई एक, रेड दूसरे से निकालनी है तो रेड का मतलब है 4C1 अपॉन में 9C1। ये बात समझ में आई है नहीं आई? पहले ही बताएं। मैंने कहा रेड अगर फर्स्ट से निकल गई तो ब्लैक सेकंड से निकाल देंगे, है ना? लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैक पहले से निकल जाए, तो अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो एंड सर रेड दूसरे से निकल जाए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही है ना, दो बॉल तो निकालनी है, एक पर रोक नहीं सकते आप क्वेश्चन को। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? देखिए 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 63, और यहां पर कितना आएगा? 16/63, तो अल्टीमेटली 31/63 आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? बार बार आपको ये रीजन तो देना ही है, NC1 इक्वल टू N, ये बात आपने बतानी है। कम से कम एक रेड, तो आप फिर बोलोगे सर कम से कम एक रेड, मान लो पहले से रेड निकल गई तो दूसरे से ब्लैक निकल जाए, कंडीशन पूरी हो गई और रिक्वायरमेंट पूरी हो गई सर, ये हो गया काम। लेकिन एक बच्चा और आया, उसने कहा सर ऐसा भी तो हो सकता है पहले से ब्लैक दूसरे से रेड, कम से कम अभी भी एक रेड है। एक बच्चे ने और कहा सर कि इस बार दोनों ही रेड निकाल दो तो क्या दिक्कत है? ये भी हो सकता है। तो ये तो आपने सोचना है। तो सर इसको तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, देखो ये रहा, ये कितना आया 31/63 प्लस आर को भी हम सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था ये? देखिए 12/63 था ये, 12/63। क्यों मैंने 63 लिया? क्योंकि मेरे पास दिख रहा है मुझे एलसीएम यहीं पर, ये है 31 और 12 होता है 43।
बस आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, एटमोस्ट 1 रेड, ज्यादा से ज्यादा 1 रेड। तो बच्चे ने कहा सर 1 रेड आ जाए पहले से तो दूसरे से क्या आएगी? ब्लैक आएगी, ऑब्वियसली है ना। अब आपने कहा सर ठीक है, लेकिन एक केस ये भी हो सकता है एक पहले से ब्लैक आ जाए दूसरे से रेड आ जाए, कंडीशन तो ठीक आ रही है, लेकिन बोला ज्यादा से ज्यादा 1 रेड, तो ये भी हो सकता है दोनों ही ब्लैक आ जाए सर, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, ये दोनों तो हम सॉल्व ही कर चुके हैं, ये तो 31/63 आ रहा था सर, इस पर भी काम कर चुके हैं हम। चेक करो 20/63, तो अल्टीमेटली 31 और 20 कितना हो गया? 51/63। कटेगा क्या किसी से? हाँ सर कट रहा है, 17/21 है ना, 3 से कट जाएगा तो ये आएगा 17/21। क्लियर है? और आप लास्ट में ना जब भी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालते हैं तो आप एक बात याद रखें, प्रोबेबिलिटी का आंसर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आना ही चाहिए। तो ये सब आंसर 1 से छोटे हैं, चेक कर लो। थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखनी चाहिए तब आप करें। मान लो गलती से आपने लिख दिया 63/43, तो सर ये आंसर पक्का गलत है, प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती 1 से बड़ी, है ना। अगर बाई चांस इसका उल्टा लिख गए, बाई चांस हो भी जाता है, कई बार जल्दबाजी में होते हैं, कर दिया सर मेरे को तो लॉजिक तो सही से पता था लेकिन लिखते समय गलती हो गई, तो एक बार आप अगर एक निगाह, एक ग्लांस ले लेंगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है बात? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।